एक 20 या 22 साल की उम्र की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी दुगनी उम्र के एक सरकारी शिक्षक से प्यार करती थी। प्यार की कहानी वो अपनी शादी के बाद अपने पति को बता देती है। उसके बाद उसका पति कहता है कि मैं भी उस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा कि जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो। 2 जून 2021 को वो लड़की अपने फ्लैट से फोन करके मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी आज मैं बिल्कुल अकेली हूं, हो सके तो आज मुझसे आप मिलने के लिए आ जाइए। मास्टर जी को जैसे ही बात पता चलती है, मास्टर जी खुशी से फूले नहीं समाते, अपनी कार उठाते हैं और सीधा गाजियाबाद के राजनगर जो कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, वहां पर पहुंच जाते हैं और फ्लैट नंबर 807 का जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा खुलता है तो सामने वो अपनी गर्लफ्रेंड को पाते हैं और दरवाजे के अंदर जो कमरे थे वहां जाकर झांकते हैं, देखते हैं तो पति भी पहले से ही मौजूद था। पति का एक दोस्त है। पति वाकई बहुत खूंखार, पति पर कई सारे मुकदमे भी चल रहे थे। पति ने बातचीत की और बातचीत के दौरान ही गुस्से में आकर मास्टर जी को 2 गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद उनके शव को वो गाड़ी में डालते हैं और सीधा मुरादनगर गंग नहर में उस लाश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। लाश बहती हुई पानी के रास्ते से जिला बुलंदशहर पहुंच जाती है। बुलंदशहर की जो बलीपुरा नहर है वहां जाकर टिक जाती है, रुक जाती है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस इस शिनाख्त करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जो मास्टर जी हैं दरअसल ये मुजफ्फरनगर का एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। राधे श्याम इनका नाम है, नया गांव फैजाबाद के रहने वाले थे। उधर पता किया जाता है तो ये मामला गुमशुदगी में दर्ज था। लाश बरामद करा दी जाती है मुजफ्फरनगर पुलिस को और पुलिस इस मामले की जब पड़ताल करती है तो पड़ताल करने पर उनकी प्रेमिका का नाम सामने आता है। प्रेमिका का जो पति है वो सगा मौसा है, उसके वो साथ शादी कर चुकी है और पति का एक दोस्त। इन तीनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और सीधा जेल भेज देती है। मगर ये कहानी वाकई अब तक जो आपने सुनी है इस पहले मर्डर की, ये मर्डर वाकई आपको लग रहा होगा कि वाकई बहुत भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आगे जो इस कहानी का भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि मौसा कितना खतरनाक किस्म का व्यक्ति रहा है। ना तो उसको रिश्तों की कोई परवाह थी और ना ही वो किसी की जिंदगी के साथ कोई से मतलब नहीं था। मगर कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है और इसमें भी ऐसे ही होता है। 2 ऑफिसर जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, एक आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर ई राजा, दूसरे इंस्पेक्टर मनोज कुमार, इन दोनों की कार्यशैली को देखकर आप भी इनको सैल्यूट करने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और गाजियाबाद जिले का एक थाना लगता है निवाड़ी। दरअसल 13 अगस्त 2021 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास मोदी नगर रोड पर एक स्कूल है, कॉलेज है MIT, उसी के बराबर में खेत हैं। खेत पर उसका मालिक काम करने के लिए जा रहा था। अचानक उसको ठोकर लगती है एक लाश से और जैसे भी गिरता है उसकी सांसें खुड़ जाती हैं, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तुरंत ही वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर आती है और उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और FSL टीम, कई सारी टीम पुलिस की आती हैं और जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। मगर इस व्यक्ति के पास ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिसके आधार पर कह सकें कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। पुलिस इसकी शिनाख्त करवाने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकलवाती है, सोशल मीडिया का सहारा लेती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबर चलवाती है। लेकिन कई घंटे बीतने के बाद, यानी कई दिन बीतने के बाद भी कोई मालूम नहीं होता कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि इसका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था। हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसके चेहरे पर किसी ज्वलनशील पदार्थ को डालकर उसमें आग लगा दी थी। करीब करीब 1 महीना बीत जाता है और ये सितंबर का महीना था। लगभग 15 सितंबर के आसपास एक महिला जिसका नाम कविता है, जो कि थाना कंकड़खेड़ा, मेरठ की बंडर सिटी एक इलाका है, वहाँ के रहने वाली, अपने 2 बेटे सूर्यकांत और रविकांत के साथ सीधा निवाड़ी थाने में पहुंच जाती है और रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब, मैं भी इस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ जिसकी अभी कुछ दिन पहले आपको लाश मिली थी। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि शिनाख्त हो ही जाएगी और उसके कपड़े दिखाए जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स थे वो दिखाए जाते हैं। कपड़े और फोटोग्राफ्स दिखाने के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के जो फोटोग्राफ्स थे उसको देखते ही वो महिला रोने लगती है, बिलखने लगती है। रोते बिलखते कहती है कि ये तो मेरे पति हैं, पता नहीं किसने इनकी हत्या कर दी। और वो रोते रोते अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और दोनों बेटे यानी कि सूर्यकांत और रविकांत, जिसकी उम्र 21 साल और 23 साल के आसपास है, तीनों ही माँ बेटे काफी देर से रो रहे थे। अचानक से इंस्पेक्टर की नजर उनसे बच जाती है। इंस्पेक्टर थोड़ा सा अलग चले जाते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर साहब की फिर एक बार नजर इन तीनों माँ बेटों की तरफ जाती है तो ये रोते रोते हंसने लगते हैं।
एक तरफ तो इनके पिता की यानी कि पति की मौत हुई है, और पति की मौत होने के बाद भी कोई महिला, कोई बच्चे आखिरकार क्यों हंस रहे थे, ये सवाल जो था वो इंस्पेक्टर मनोज कुमार के दिमाग में घर कर गया। कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होने लगी कि ये महिला आखिरकार अपने पति की मौत पर हंस भी रही है, अपने बच्चे भी हंस रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ राज की बात है। इसीलिए वो सीधा फोन करते हैं एसपी देहात गाजियाबाद को, डॉक्टर ई राजा को। कहते हैं कि साहब मुझे कुछ इसमें शक नजर आता है, हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब बात गड़बड़ की थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हो सकता है कि तुम्हारी गलतफहमी हो। लेकिन जब बात शक के आधार पर बात थी तो उनका जो शक था वो गहराने लगता है, और बात गहराने की आती है तो ये नवंबर 2021 को इंस्पेक्टर मनोज कुमार अपनी टीम के साथ सीधा पहुंच जाते हैं मेरठ के जो कंकड़खेड़ा थाना है उसकी वंडर सिटी में। वहां पर उसका बेटा सूर्यकांत, रविकांत और पत्नी कविता ये मिल जाती है, क्योंकि इनके पति अजय उर्फ अजीत की किसी ने हत्या कर दी थी। इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति के बारे में किससे दुश्मनी थी, क्या था, ये बहुत सारे सवाल करते हैं। सवाल के दौरान ही पता चलता है कि उन्होंने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी दुश्मनी वगैरह निकाली हो। पुलिस अब इस मामले की जांच करने के लिए गई ही थी, तो कहती है कि हमें आपका कुछ सैंपल लेना है, और सैंपल था डीएनए का। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि मरने वाला व्यक्ति यही है या कोई और है, तो पुलिस को थोड़ा शंका थी, इसलिए शंका के आधार पर उन्हें नवंबर 2021 को उसका जब डीएनए सैंपल लेती है तो डीएनए सैंपल देने से दोनों बेटे और उसकी माँ ऐतराज कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे तो पति मरे हैं, पिताजी मरे हैं, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। पुलिस पे थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकारी कार्य था, पुलिस को अपना काम करना था, पुलिस ने अपना काम कर लिया। डीएनए सैंपल ले लिया और डीएनए सैंपल की जांच के लिए भेज दिया जाता है। महीने दर महीने गुजरने लगते हैं और उसके बाद फरवरी 2022 को डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है, और वो रिपोर्ट यानी कि इस महिला के पति अजीत उर्फ अजय से मैच नहीं करती, न ही बच्चों से मैच करती है, न ही पत्नी से मैच करती है। तो इस बात को लेकर पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी, क्या दिक्कत थी कि इन लोगों ने एक अपने पति की जगह या पिता की जगह किसी और को क्यों मारा। पुलिस अब सीधा फिर दोबारा वंडर सिटी जाती है, और वंडर सिटी में जाने के बाद इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वहां पर ताला लगा हुआ है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो उसके बाद पता चलता है कि दिसंबर 2021 से ये तीनों माँ बेटे यहाँ से फरार हैं, इन्हें देखा ही नहीं है किसी ने। पुलिस वाकई हैरान थी और परेशान थी, पति की मौत हुई है और ये लोग गायब हैं, और ये डीएनए रिपोर्ट जो आती है इससे ये सैंपल मैच ही नहीं कर रहा है, तो आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस ने कुछ अपने खबरीलाल लगाए हुए थे, और इन खबरीलाल से बस ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी लगातार कि कहीं भी इन तीनों में से यानी चारों में से कोई भी दिखाई देता है, क्योंकि अजय उर्फ अजीत मरा नहीं था, वो जिंदा था। लाश किसी और की थी, कपड़े उसको पहनाए गए थे, जूते उसको पहनाए गए थे। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया था, पुलिस बस इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहती थी। और पुलिस अपने जब खबरीलाल को लगा देती है तो फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से एक एक महीना गुजरने लगता है, और 2 मई 2022 की दोपहर लगभग 12-1 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि मेरठ से गाजियाबाद की ओर कविता आ रही है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और कविता को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद सीधा उसे निवाड़े थाने लाया जाता है, और मनोज कुमार जो इंस्पेक्टर हैं और साथ ही आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर ई राजा उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वो तोते की तरह ऐसी बातें बताने लगती है जिसको सुनकर बाकी हैरानी होगी। दरअसल इसकी जो एक बड़ी बहन है कविता की, उसकी बेटी बेइंतहा खूबसूरत, और उस लड़की पर इसके पति यानी कि अजय उर्फ अजीत का दिल आ चुका था। वो उसको प्यार करता था, मगर वो करती थी किसी और को प्यार, वो करती थी एक शिक्षक को प्यार। लेकिन ये गुंडा प्रवृत्ति का, बदमाश प्रवृत्ति का था। इसने अपनी ताकत के बल पर, अपनी दबंगई या गुंडागर्दी के बल पर जो लड़की है जिसका नाम है नीरू, जो कि इसकी बहू की सगी भांजी लगती है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है और उसको राजनगर गाजियाबाद के इलाके में एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लैट देता है कि तुम यहाँ रहो, जिंदगी जियो, और मैं तुम्हें अपने ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसके साथ शादी हुई थी, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो शादीशुदा जैसे रहते हैं जिंदगी में वैसे ही रहते हैं। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, लेकिन आसपास के जो लोग हैं राजनगर के उस कोठी नंबर 807 के, वो कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। जब कोई पूछता था तो कहती थी कि मेरे पति हैं, लेकिन दोनों की उम्र में काफी अंतर था। बाद में लोगों को पता चलता है कि ये दोनों मौसा और भांजी हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल तो कर ही रही थी। कविता उनकी हत्या चढ़ चुकी थी। कविता से बातचीत करते हैं तो कविता ये बताती है कि नीरू का शादी से पहले एक शिक्षक हैं जिनका नाम है राधे श्याम, जो कि मुजफ्फरनगर मंडी चौकी के इलाके में रहते थे, और वहीं पे जानसठ के इलाके में एक सरकारी स्कूल है, वहां पर वो पढ़ाया करते थे।
इन दोनों के बीच में रिलेशन बने काफ़ी टाइम, और जब इसकी मौसा से शादी हो जाती है तो मौसा इसको अपने साथ रखता है, पूछता है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताओ। तो पुरानी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है कि गुरुजी के उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप, ये ज़बरदस्ती जैसे भी थे वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की ज़िंदगी बिता चुके थे। और ये बात अजय उर्फ अजीत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो एक फर्जी सिम लेता है और फर्जी सिम लेकर अपनी पत्नी नीरू से कहता है कि नीरू, आज तुम फ़ोन करके मास्टर राधे श्याम को यहाँ गाजियाबाद के राजनगर में बुलाओ। जैसा फ़ोन करने का आदेश हुआ था, नीरू को वो फ़ोन करना पड़ा और राधे श्याम अपनी कार उठाता है और सीधा पहुंच जाता है गाजियाबाद के राजनगर में। यहाँ आते हैं, बातचीत करते हैं और यहाँ पर कुछ कहासुनी होती है और उसके बाद उसको गोली मारी जाती है और गोली मार के हत्या कर दी जाती है। जो लाश मिलती है बुलंदशहर की बलीपुरा नहर में मिलती है, उसकी शनाख्त हो जाती है और शनाख्त के बाद जब ये पुलिस इसमें छानबीन कर रही थी तो एक नंबर मिलता है, अननोन नंबर, जिससे फ़ोन किया गया था और उस अननोन नंबर की जो लोकेशन थी वो लोकेशन राजनगर में पाई जाती है। और राजनगर के उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको जब खंगाला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे में उस लाश को ले जाते हुए कार में कैद हो जाते हैं। ये था एक पुख्ता सबूत, पुख्ता मामला था, इसलिए पुलिस इन तीनों को, यहाँ 3 लोग थे, नीरू कश्यप जो कि इसकी अजय उर्फ अजीत की वाइफ की यानी कविता की सगी भांजी थी, वो, उसका पति अजय और साथ ही एक उसका सहपाठी सहकर्मी कह सकते हैं जो साथी का साथ इसकी मदद करता था, मनोज पंडित। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जेल थी मुजफ्फरनगर मंडी चौकी की एक अस्थायी जेल बनाई होती। अस्थायी जेल के अंदर यहाँ इसकी दोस्ती हो जाती है अजय की विकास से दोस्ती होती है। अब वो विकास गया हुआ था 151 की धारा में, उसकी शायद 24 घंटे में जमानत होने वाली थी, मगर उसने चालाकी से विकास को तो अंदर छोड़ दिया लेकिन खुद विकास की जगह बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो सीधा रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, कहता है कि मैंने जो किया है पुलिस मुझे बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, मैं जेल में रहना नहीं चाहता, इसलिए अब मुझे किसी भी तरकीब से ऐसा करो कि मैं कभी जेल में न जाऊं। इसके लिए पत्नी ने, दोनों बेटे यानी कि सूर्यकांत और रविकांत ने और साथ ही उसके पति अजय ने मिलकर एक प्लानिंग की। उनका क्यों ना हम एक काम करें, 21 जून 2021 को वो लापता हो गया था, गायब हो गया था, लेकिन तभी वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग के साथ साथ वो क्या, एक व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति जिसके बारे में आज तक भी पुलिस पता नहीं निकाल पाई कि वो कौन है, उसको घर पर लाया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद उसके चेहरे को पूरी तरह से जला दी जाता है और बाद में उसके यानी कि अजय के कपड़े उस अज्ञात व्यक्ति को पहना दिए जाते हैं। अज्ञात व्यक्ति को उसके जूते पहनाए जाते हैं, उसके जैसा कलावा हाथ में बांधा जाता है और लाश को जो मुरादनगर है, मुरादनगर के इलाके में मोदी नगर रोड पर जो MIT कॉलेज है उस इलाके में खेत में उस लाश को फेंक दिया जाता है। लाश मिलती है तो उससे पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति दरअसल अजय उर्फ अजीत नहीं था बल्कि अज्ञात था। अब पुलिस कविता, सूर्यकांत, रविकांत, अजय उर्फ अजीत इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही थी, मगर दिसंबर से ही गायब चल रहे थे। आज तक भी दोनों बेटे और पिता गायब हैं, पुलिस उनको ढूंढ नहीं सकी है। मेरे बराबर में जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये फोटोग्राफ्स इन तीनों बाप बेटों के हैं और पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इनकी पत्नी यानी कि कविता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाकई ये अजीत उर्फ अजय बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। उसके बारे में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ये भी पता चलता है कि ये तिहाड़ जेल में भी रहा है और कई जेलों में रहा है। कई अपराध इसने, बड़े बड़े अपराध किए हैं और अपने अपराध के बल पर ही इसने शिक्षक की हत्या की। अपने अपराध के बल पर ही पत्नी की सगी भांजी को इसने अपने घर में एक रखेल की तरह रखा हुआ था। शादी हुई है या नहीं हुई है इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन आसपास के लोग ये दावा करते हैं कि इनकी शादी हो चुकी थी। दोस्तों वाकई ये कहानी बहुत ही खतरनाक है। एक महिला के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में, एक लड़की को पाने के लिए वो एक नहीं 2 मर्डर कर देता है। लेकिन क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। अगर माँ बेटे ये हंसते नहीं, ये मुस्कुराते नहीं अपनी घर वालों की लाश को देखने के बाद, तो शायद ये मामला हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाता। लेकिन मनोज कुमार की जो सूझबूझ थी, उनकी समझदारी थी, उनकी जो देखने की एक पारखी नज़र थी, उससे ये केस खुल जाता है और कई लोग अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाकी को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी चल रही है। पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस घटना से संबंधित और भी कई मामले, और भी कई बिंदु और कई तथ्य होंगे जिनको सामने लाने की पुलिस कोशिश करेगी। दोस्तों इस कहानी, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।